हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सब अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे और अस्त व्यस्त बिल्कुल भी नहीं है और ये टाइम भी नहीं है अस्त व्यस्त होने का, क्योंकि एक जो SGPJ की एग्ज़ाम है वो बहुत पास में है और अभी 7 to 8 डेज़ का टाइम बचा हुआ है। तो स्वागत आप सभी का शंकर नोट वाला में। तो कल अपन ने एक सेशन देखा था जो कि 2023 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर था SGPJ का, उसी के कुछ क्वेश्चंस थे और उसी सेशन को आज कंटिन्यू करते हुए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो आई होप आप सभी तैयार होंगे इस चीज़ के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये अपना यूट्यूब चैनल है, तो सभी साथी इसको सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, यह आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो अपन टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है कि आफ्टर द सर्जिकल हैंड वॉशिंग द स्क्रब नर्स हैंड शुड बी। एक नर्सिंग स्टाफ है जो कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर करवाने जा रहा है, तो उससे पहले जो नर्सिंग स्टाफ है वो हैंड वॉशिंग करता है और वो करता है सर्जिकल हैंड वॉशिंग। तो उस नर्सिंग स्टाफ क्या करेगा? तो आप सबसे पहले वो कल वाला पैटर्न रहेगा कि सबसे पहले आप अपना आंसर गेस करो और उसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आपने गेस कर लिया होगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। जस्ट अबाउट द एल्बो से जस्ट ऊपर की तरफ रखना है। जस्ट बिलो द एल्बो, बिलो से जस्ट नीचे की तरफ रखना है। जस्ट अबाउट द वेस्ट लेवल और जस्ट बिलो द वेस्ट लेवल। तो आप सबको पता है कि जब भी सर्जिकल हैंड वॉशिंग करते हैं तो उसके बाद में, तो जैसे ये कोई नर्सिंग स्टाफ है और ये इसके हैंड्स हैं और ये इसका वेस्ट यानी कमर का एरिया है। तो ये सर्जिकल हैंड वॉशिंग करने के बाद में क्या करेगा? अपने हैंड को वेस्ट लेवल से ऊपर की तरफ रखेगा ये, ठीक है, अपने वेस्ट लेवल से ऊपर की तरफ रखेगा और अपनी बॉडी से दूर रखेगा। इसका मतलब क्या बोलना चाहता है ये? आफ्टर सर्जिकल हैंड वॉशिंग या स्क्रबिंग हैंड्स मस्ट बी केप्ट। अब देखना, अबव वेस्ट लेवल एंड अवे फ्रॉम द बॉडी। वेस्ट लेवल से ऊपर की साइड में होना चाहिए और अपनी बॉडी से दूर होना चाहिए। अगर अपनी बॉडी के पास में आ जाएगा तो ये कॉन्टामिनेटेड हो जाएगा और कॉन्टामिनेटेड हो गया तो इसका मतलब ये स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन कर सकता है। और इसी के साथ में एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि ये जो हैंड्स हैं वो एल्बो लेवल से 20 to 30 डिग्री अबव होने चाहिए। इस चीज़ का ध्यान देना, ये इम्पोर्टेंट है कि एल्बो से 20 to 30 डिग्री अबव होने चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपका ये आंसर सही गया होगा और इसका जो आंसर होने वाला है वो है कि अबाउ द एल्बो, जस्ट अबाउ द एल्बो। तो जस्ट अबाउ द एल्बो नहीं होगा, जस्ट बिलो द एल्बो नहीं, जस्ट अबाउ द वेस्ट लेवल ये सही है, जस्ट बिलो द वेस्ट लेवल ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो कॉन्टामिनेट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर सी होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। ये फिर कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि सार्स क्या है? जो इसका स्ट्रेन है
वो कौन से वाला है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस और डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। तो आप गेस करो कि क्या होने वाला है। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं। ये जो सार्स है ये क्या है? ये वायरस है और ये कोरोना फैमिली से बिलोंग करता है। बिलोंग्स फ्रॉम कोरोना फैमिली और ये इम्पोर्टेंट है। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है तो अपन इसको बताएंगे कि ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। और अपन इससे सार्स की फुल फॉर्म देख लेते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म होने वाली है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, पहले सबसे पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म से क्वेश्चन बनता है। दूसरा बनता है कि ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। और थर्ड क्वेश्चन है वो है कि इसका जो स्ट्रेन है वो कौन से वाला है। तो ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। और इस SARS का जो फर्स्ट स्ट्रेन है वो सबसे पहली बार कहाँ आइडेंटिफाई किया गया था? तो फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई इन, अब आपको सबको पता है कि जितनी भी तगड़ी बड़ी बीमारियां हैं सारी चाइना से फैलती हैं। तो चाइना में ही आइडेंटिफाई किया गया था। और कब किया गया था? 2003 में। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन क्या है कि ये ट्रांसमिटेड किससे होता है? तो ये ट्रांसमिटेड होता है कैट से, जिसका नाम है सीवेट कैट। और सीवेट कैट से ह्यूमन में आता है। जब ह्यूमन सीवेट कैट को खाता है, चाइना वाले तो वैसे भी किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ते। वो केकड़े मिल जाए तो केकड़े खा लेते हैं, सांप मिल जाए तो सांप खा लेते हैं, स्नैक्स को खा लेते हैं, तो वो किसी को नहीं छोड़ते। तो ट्रांसमिटेड बाई कैट। और उस कैट का क्या नाम है? सीवेट कैट। सीवेट कैट टू ह्यूमंस। तो आई होप आपका ये आंसर भी सही गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और इसी के साथ में एक चीज़ और देख लेते हैं कि ये तो है SARS, इसी के साथ में एक चीज़ और आती है वो है MERS। वो भी देख लेते हैं अपन। MERS ये भी कोरोना से रिलेटेड ही है और कोरोना फैमिली से बिलोंग करता है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये कहाँ आइडेंटिफाई किया गया था? अब ये हर बार ऐसे नहीं है कि हर चीज़ चाइना से होती है। ये आइडेंटिफाई किया था साउथ अरेबिया में, SOUTH, साउथ अरेबिया में, इन 2012 में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी को MERS को ही क्या कहते हैं? आल्सो नोन एज कैमल फ्लू। कैमल के द्वारा फैली थी ये, तो इसको कैमल फ्लू कहते हैं। ठीक है, तो ये कैमल फ्लू कहते हैं। तो ट्रांसमिटेड बाई देख रहे हो कैसी कैसी चीज़ों से फैल रहे हैं ये, और इसको कैमल फ्लू पे बोलते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना डिजीज पोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ डिजीज प्रोसेस? डिजीज प्रोसेस का जो सीक्वेंस है वो क्या होने वाला है? ये तो बहुत MTR क्वेश्चन है, इसको रट लेना। ये SGPJE KGO में
ऐसी एग्ज़ाम में CHO वगैरह में, इन सब में एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और डिजीज़ प्रोसेस का इसमें तो ज़्यादा रटने वाली बात भी नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा बहुत समझाएंगे अपन, ताकि अपने को एक क्वेश्चन में 2-4 क्वेश्चन मिल सके और इम्पोर्टेंट चीज़ें मिल सके। तो आप इसका आंसर गेस करो कि क्या आंसर होने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जब भी क्वेश्चन मिल जाए आपको, तो उसको सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद अपना क्वेश्चन का आंसर गेस करो कि वो अपना आंसर सही होने वाला है या गलत होने वाला है। सो आई होप आपने गेस कर लिया होगा। तो ये भी एक MTR क्वेश्चन ही है, तो इसका सीक्वेंस देख लेते हैं अपन। तो सबसे पहले क्या होता है, इंक्यूबेशन के बाद में प्रोडर्मल स्टेज आती है, प्रोडर्मल के बाद में इलनेस के बाद में डिक्लाइन के बाद में कन्वल्सेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए ही होने वाला है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, उस ग्राफ के हिसाब से देखते हैं अपन। स्टेजेज ऑफ डिजीज साइकिल। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले ये अपना इंक्यूबेशन हो गया, ये यहाँ प्रोडर्मल आ जाएगा, फिर उसके बाद में फेस्टिवम, फिर ये, और तो ये है इंक्यूबेशन पीरियड। इसका मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन। यानी एजेंट की अपनी बॉडी में एंट्री हो चुकी है और फर्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी साइन सिम्टम्स अपीयर हुए हैं। सेकंड स्टेज क्या होने वाली है, ये तो फर्स्ट हो गई। सेकंड स्टेज है प्रोडर्मल स्टेज। प्रोडर्मल स्टेज का मतलब क्या होता है कि इसको अपन डेंजर स्टेज भी बोलते हैं। इसको डेंजर स्टेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हाईएस्ट चांसेस ऑफ डिजीज स्प्रेड, बीमारी फैलने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। और इसमें कुछ स्पेसिफिक लक्षण नहीं आते, मतलब सिम्टम्स नहीं आते, इसमें सिर्फ जनरल सिम्टम्स आते हैं। और उन जनरल सिम्टम्स के आधार पर अपन डिजीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो अपन कंफ्यूज रहते हैं कि यार आखिर बीमारी कौन सी है। तो इसलिए ये डेंजर स्टेज है। ये जो स्टेज है ये है थर्ड स्टेज, और इस थर्ड स्टेज का नाम है फेस्टिंगियम। फेस्टिंगियम पीरियड। और इसी में स्पेसिफिक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आते हैं, और उसी की वजह से अपन उस डिजीज़ को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इसके एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेज है वो ये होने वाली है, और इसका नाम है, ये फोर्थ स्टेज है, डिफरेंसेज पीरियड स्टेज। और इसमें क्या होता है, स्लो रिकवरी होता है। अपन उसका यहाँ पे अपन ने डिजीज़ को पहचान लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, उसका टेस्ट वगैरह कर लिए, अब उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, तो स्लो रिकवरी स्टार्ट हो गई पेशेंट की। ठीक है, वो डिजीज़ से धीरे धीरे फ्री होने लग गया। और ये जो स्टेज है, इस स्टेज को बोलते हैं अपन कन्वल्सेंस। कन्वल्सेंस पीरियड या स्टेज। और इसमें क्या होता है, फास्ट रिकवरी होती है पेशेंट की। अब उसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि इसमें कुछ नाम आगे पीछे हैं। तो ये है इलनेस, फेस्टिंग को बोलते हैं अपन इलनेस।
और जो डिफरेंसेज है अपन उसको बोलते हैं डिक्लाइन, डिक्लाइन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें पेशेंट की रिकवरी स्टार्ट हो गई है और जो डिजीज़ प्रोसेस थी वो धीरे धीरे कम होने लग गई है, इसमें जो डिजीज़ थी वो कम होने लग गई है। तो आई होप आपका ये आंसर भी सही गया होगा। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A female client comes to the hospital and states that she cannot differentiate red and green color। ये इम्पोर्टेंट है भैया। While playing cards, कार्ड्स के साथ खेल रही है, यस सीइंग ब्लड, ब्लड देख रही है। डिजीज़ के अकर्स इन विच ऑर्गन, तो ये किस ऑर्गन की बीमारी है। एक फीमेल है जो हॉस्पिटल में आई है और वो कह रही है कि मैं डिफरेंस नहीं कर पा रही हूँ रेड और ग्रीन कलर में, और जब मैं कार्ड वगैरह खेलती हूँ तो उस टाइम पे, और जब किसी ब्लड को देखती हूँ तो उस टाइम पे डिफरेंस नहीं कर पाती हूँ कि एक्चुअल में रेड है या ग्रीन है। तो चलो इसका आप आंसर गेस करो। तो आई होप आपने आंसर गेस कर लिया होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। तो कहना क्या चाह रहा है, तो इस चीज़ से अपने को साफ साफ पता चल रहा है कि ये कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी है। और कलर ब्लाइंडनेस किसकी बीमारी है, ये किस ऑर्गन की बीमारी है, तो ये बीमारी है रेटिना की। और रेटिना में किसकी है, ये कॉन्स की, कॉन्स होते हैं ना, तो उन कॉन्स की बीमारी है, कॉन सेल्स होती हैं। अगर इनमें कुछ डिफेक्शन हो गया या डिफेक्टिव हो गई तो इसकी वजह से ये बीमारी होने वाली है, और उसी के कारण से रेड और ग्रीन कलर में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता और कलर बनाने से हो जाता है। तो आपने इसका आंसर सही गेस किया होगा आई थिंक। तो ये जो बीमारी है, ये जो डिजीज़ है, ये रेटिना की होने वाली है। और जो कॉन सेल्स होती हैं ये रेटिना में प्रेजेंट होती है, रोड सेल, कॉन सेल्स, और कॉन सेल्स ही एक कलर ब्लाइंडनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर गेस करो आप। व्हाट इज़ द मिनिमम एज क्राइटेरिया फॉर कोविड वैक्सीन इन इंडिया। कोविड वैक्सीन के रिगार्डिंग अब उस टाइम पे 2023 में ये कोरोना बहुत ही ट्रेंडिंग में था, तो उसके बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे। अभी थोड़ा बहुत कोरोना को भी देखेंगे, तो इसका जल्दी से आंसर गेस करो। तो वैसे मेमोरी बेस्ड पेपर है, तो इस पेपर के आधार पर अपन यही बताएंगे कि जो सबसे मिनिमम एज क्राइटेरिया था कोविड वैक्सीन का वो 12 ईयर था। 12 ईयर से छोटे बच्चों के लिए कोई वैक्सीन नहीं थी उस टाइम पे। अभी की बात नहीं है, ये 2023 की बातें हैं, और उसके हिसाब से इसका आंसर 12 ईयर ही गया था, ठीक है। 12 ईयर या 12 ईयर से अबव जो पेशेंट थे या कोई भी था पर्सन, उन सभी के लिए ये वैक्सीन थी। तो आई होप आपका आंसर भी सही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। ये लो भैया, एकदम इजी क्वेश्चन। फुल फॉर्म ऑफ डीपीटी वैक्सीन। चलो आंसर गेस करो। अपना सबसे पहला काम यही है कि अपने को कोई भी क्वेश्चन हो, इजी हो चाहे हार्ड हो, उसका अपने को आंसर गेस करना है। तो इसमें तो कुछ ज़्यादा बताने वाली बात नहीं है। डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटेनस, ठीक है, यही इसका आंसर होने वाला है। हाँ, बस एक चीज़ और बताऊंगा, जो ये पर्टुसिस है इसी को अपन वूपिंग कफ बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है आल्सो नोन एज वूपिंग कफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये फिर कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। व्हाट इज़ द मिनिमम एज क्राइटेरिया फॉर वैक्सीन इन इंडिया। ये शायद रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, तो इसका 12 ईयर था। फिर कोविड-19, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कोविड-19। कोविड-19 की फुल फॉर्म जल्दी से इसका आंसर गेस करो भैया।
तो आई थिंक ये तो किसी का भी रॉन्ग नहीं होगा। तो इसका जो आंसर है वही है कोरोना वायरस डिजीज़ 2019 में आया था ये। और कब आया था ये बताओ मेरे को कि 2019 में आया था, लेकिन कब आया था जल्दी बताओ। चलो इसका आंसर कमेंट करना आप। अब अपन एक बार कोरोना के बारे में जो स्पेशल पॉइंट हैं और जो की पॉइंट है वो कोरोना के बारे में देखेंगे। तो इससे पहले एक और है कोरोना का क्वेश्चन, इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन पूछा था कि रूट ऑफ इंडियन कोविड वैक्सीन। तो सबको पता था कि कोविड वैक्सीन की जितनी भी थी, कोवैक्सीन थी, कोविशील्ड थी, ये सब कैसे लगाई गई थी, IM। ठीक है, तो इसका IM आंसर जाएगा। अब अपन कोरोना के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, स्पेशल पॉइंट देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे। और एक चीज़ और बता देता हूँ, जो IM लगाया गया था, ये IM लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं अपन, डेल्टॉइड मसल्स में। डेल्टॉइड मसल्स में लगाते हैं। ठीक है, अब देख ले पता। अब अपन कोरोना के बारे में देख लेते हैं। इस कोरोना को ही अपन सार्स को सेकेंड वायरस भी कहते हैं, यही इसका दूसरा नाम है। ठीक है, जो अपन ने पहले अभी थोड़ी देर पहले देखा था अपन ने SARS, इसको अपन बोलते थे SARS को फर्स्ट और ये है को सेकेंड। ठीक है, और ये कहाँ से जनरेट हुई थी, चाइना से। कब, 2019 में। ठीक है, और ये 19 में आई थी, इसी की वजह से इसका नाम कोविड-19 पड़ा था। अब कुछ स्पेशल पॉइंट देख लेते हैं अपन। फर्स्ट केस ऑफ कोरोना इन वर्ल्ड कब आया था, पहली बार कब देखा गया था, तो वो देखा था भैया 31 दिसंबर 2019 के लास्ट डे को। और इसी के नाम, एक दिन के चक्कर में 2019 नाम गिर पड़ गया था इसका, नहीं तो 2020 होने वाला था। तो 31 दिसंबर 2019 को। और ये कहाँ देखा गया था, चाइना में देखा गया था सबसे बड़ी बात है। तो वुहान सिटी थी इसकी, वुहान सिटी ऑफ हुबई प्रोविंस ऑफ चाइना, वुहान सिटी में देखा गया था, वुहान सिटी ऑफ हुबई प्रोविंस ऑफ चाइना। ठीक है, चलो ये तो चाइना में आया। इंडिया में कब आया, तो फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 इन इंडिया कब देखा गया था, गेस करो कहाँ देखा गया था, कब देखा गया था। तो ये देखा गया था 30 जनवरी को, 30 जनवरी 2020। और कहाँ देखा गया था, ये देखा गया था केरला में। केरला में एक त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पहली बार इसको नोटिस किया गया था। और भैया जैसे इंडिया में पहली बार ये मिला, तो मिलते ही WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया। क्योंकि पता है कि इंडिया वाले किसी की बात मानते नहीं है, मना करने के बाद में ज़्यादा काम करते हैं। और सबको बोला गया था कि घरों में रहना है ये। तो इंडिया में घुसते ही उसको पता पड़ गया कि भैया ये बहुत बुरी तरीके से फैलेगा, ये पेंडेमिक हो जाएगी। तो इसी दिन 30 जनवरी को ही WHO ने डिक्लेयर किया, 30 जनवरी को ही, कि डिक्लेयर एज ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न।
क्या PHEIC ये घोषित कर दिया भैया कि अब बस की बात नहीं है किसी के। ठीक है, चलो ये डेट याद रखने लायक हैं, पूछ सकते हैं दोबारा। वैसे तो खैर बहुत कम चांस है, लेकिन थोड़ा बहुत मोटा मोटा देख लेते हैं अपन। अब एक डेट आती है 11 फरवरी 2020। यहाँ पे भी 2-3 काम हुए। ये डेट बहुत ही स्पेसिफिक है, इसीलिए बता रहा हूँ कि एक तो इस वायरस का नाम पड़ा, नेम ऑफ वायरस। क्या नाम पड़ा इसका? सार्स कोव सेकेंड, जो अपन अभी थोड़ी देर पहले पर देखा था। और किसके द्वारा दिया गया? गिवन बाई इंटरनेशनल कमिटी ऑफ टॉक्सोनॉमी ऑफ वायरस। इंटरनेशनल कमेटी ऑन टॉक्सोनॉमी ऑफ वायरस। भैया इनके द्वारा इस कोविड-19 का नाम सार्स कोव सेकेंड दे दिया गया। ठीक है, और इसी दिन 11 फरवरी 2020 के दिन ही इसका डिजीज़ नाम भी दे दिया गया। नेम ऑफ डिजीज़ क्या दिया गया? जो फेमस नाम है कोविड-19 बाई सबके पिताजी WHO के द्वारा। अब एक डेट और होने वाली है, वो और बता देते हैं। वो डेट ये है कि 11 मार्च 2020। ये डेट बहुत स्पेसिफिक है। इस दिन क्या हुआ? WHO ने डिक्लेयर कर दिया कोविड-19 को कि ये एक पेंडेमिक बीमारी है, पेंडेमिक डिसऑर्डर है ये। और पेंडेमिक का मतलब क्या होता है? वैश्विक बीमारी, यानी ये पूरे वर्ल्ड में फैलेगी और ये मैक्सिमम मोर देन 200 कंट्रीज में फैलेगी ये। ठीक है, अब उसी टाइम पे एक ऐप लॉन्च हुई थी 2 अप्रैल 2020 को। एक ऐप लॉन्च की गई थी, आरोग्य सेतु। फिर एक डेट और आती है 3 मई 2020। इस दिन इंडियन एयरफोर्स के द्वारा फ्लावर्स ओवर ऑन कोरोना वायरस, उनके जो कोरोना वॉरियर्स थे उनके ऊपर फूलों की वर्षा की गई थी। ऑन कोरोना वॉरियर्स, जितने भी डॉक्टर्स थे, जितने भी नर्सिंग स्टाफ थे, उन सभी पे। ठीक है, उनके सम्मान के लिए किया गया था कि आप एक फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में काम कर रहे हो, अपनी जान की परवाह किए लोगों की हेल्प कर रहे हो, लोगों को बचा रहे हो। जहां लोग एक बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा था, वहीं वो रात दिन अपने घर वालों से दूर रखे लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे थे, इलाज कर रहे थे और उनके मौत के मुँह से बचा रहे थे। तो इसी के लिए उनका फ्लावर्स ओवर यानी फूलों के साथ फूल बरसा के उनका सम्मान किया गया था। अब इंडिया में एक दो चीज़ें और देख लेते हैं। 22 मार्च को क्या हुआ था? 22 मार्च 2020 पहली बार जनता कर्फ्यू लगाया गया था। जनता के द्वारा जनता के लिए लगाया गया कर्फ्यू, और उसका टाइम ड्यूरेशन क्या था? 7 बजे से लेके रात को 9 बजे तक 14 आवर्स का ये कर्फ्यू लगाया गया था।
ठीक है। अब बात आती है लॉकडाउन की, क्योंकि सबको पता है लॉकडाउन में सब ने बहुत कुछ चीज़ों का सामना किया है। तो फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था वो कब हुआ था? जो जनता कर्फ्यू लगा था उसके 2 दिन बाद में, 24 मार्च 2020 को। और कितने दिन के लगे गया था? 421 डेज। सब कुछ बंद कर दिया भैया। जो सेकंड लॉकडाउन लगाया गया था वो लगाया गया था 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल से 3 मई तक। ठीक है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सारी चीज़ें बताने लायक नहीं है। एक क्वेश्चन और आता है कि उस टाइम पे एक ब्रेक द चेन का वो चला था सिस्टम, कि सबसे पहले ब्रेक द चेन कंसेप्ट किसने अडॉप्ट किया था, तो वो भी बता देते हैं। ब्रेक द चेन कंसेप्ट adopted by फर्स्ट, सबसे पहले किसने अडॉप्ट किया था? तो केरला स्टेट ने अडॉप्ट किया था कि हम वो उस टाइम पे स्टार्ट हुआ था 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, तो उसी टाइम पे ये ब्रेक द चेन का रूल अपनाया गया था, और ये सबसे पहले केरला ने अडॉप्ट किया था। और एक क्वेश्चन और था कि आयुष कवच अडॉप्ट किसने किया था सबसे पहले? तो इसमें यूपी सबसे फर्स्ट नंबर पे था। यूपी ने सबसे पहले आयुष कवच अडॉप्ट किया था। और ये ब्रेक द चेन रूल कंसेप्ट किसने अडॉप्ट किया था? केरल ने। ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होनी इम्पोर्टेंट है जो मैंने आपको बताई है। हो सकता है ये आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपन which IV fluid is compatible which IV fluid compatible with blood transfusion? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ में कौन सा ऐसा IV फ्लूइड है जो उसके साथ में कॉम्पेटेबल है, उसके साथ में अपन स्टार्ट कर सकते हैं, इन्फ्यूजन स्टार्ट कर सकते हैं। तो अपन आंसर गेस करो कि क्या आंसर होने वाला है। वैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ब्लड विथ डिस्टिल वाटर, ब्लड विथ RL, ब्लड विथ NS, ब्लड विथ DNS। तो ब्लड विथ डिस्टिल वाटर नहीं, ब्लड विथ RL नहीं, ब्लड विथ NS देखते हैं, ब्लड विथ DNS नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है वो ब्लड विथ NS होने वाला है। और एक NS ही नॉर्मल सेलाइन, ऐसा फ्लूइड है जिसको अपन ब्लड के साथ में स्टार्ट करवा सकते हैं। वैसे नहीं करवाना चाहिए, लेकिन एक मात्र है, अगर इन केस अगर नीडेड है तो सिर्फ नॉर्मल सेलाइन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये आइसोटोनिक फ्लूइड है। ठीक है। तो आई होप आपका ये आंसर भी सही गया होगा। अब अपन इसके साथ में थोड़ा सा फ्लूइड्स के बारे में देख लेते हैं, जो टाइप्स ऑफ IV फ्लूइड। इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला तो होता है आइसोटोनिक, सेकंड होता है हाइपोटोनिक, और थर्ड होता है हाइपरटोनिक। सॉल्यूशन। और ये जो अपन बात कर रहे हैं आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं किसके आधार पर इसको डिवाइड किया गया है? ऑस्मोलैरिटी के आधार पर। फ्लूइड की जो ऑस्मोलैरिटी होती है उसके हिसाब से। तो
फ्लूइड की ओस्मोलरिटी के आधार पर। तो फ्लूइड की ओस्मोलरिटी किसकी कितनी क्या है, इन सब तीनों को इसी के आधार पर, ठीक है। तो जैसे आइसोटोनिक फ्लूइड है तो उसकी जो ओस्मोलरिटी है वो 275 से 295 मिली ओस्मोल पर लीटर होनी चाहिए, इसके बीच में वेरी करनी चाहिए। जो हाइपोटोनिक है उसकी लेस देन 275 मिली ओस्मोल पर लीटर के, इससे कम होनी चाहिए। और जो हाइपरटोनिक है, हाइपर का मतलब ज़्यादा, तो इसकी होनी चाहिए मोर देन 300 मिली ओस्मोल पर लीटर। इसी के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। तो अपन देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं अपन। जो आइसोटोनिक फ्लूइड है उसके एग्जाम्पल क्या हैं, एक तो नॉर्मल सेलाइन, एक RL, और बताओ आप भी गेस करो, देखे क्या क्या हो सकता है। एक D5W यानी 5% डेक्सट्रोज विथ वाटर, ये तीन चीज़ें, ये तीनों एग्जाम्पल आइसोटोनिक के होने वाले हैं, ठीक है। हाइपोटोनिक के कौन कौन से एग्जाम्पल है, हाइपोटोनिक के जैसे नॉर्मल सेलाइन है तो नॉर्मल सेलाइन में हाफ से डिवाइड कर दो तो हाफ NS हो गई। और बताओ और क्या क्या हो सकते हैं, 1/3 NS हो गई और 1/4 NS। अब सबसे पहली चीज़, जो NS की ओस्मोलरिटी है वो कितनी होती है, वो होती है 308, ठीक है। RL की होती है 273, 273, और जो D5% है उसकी 278 होती है। ये आगे पीछे वेरी करती है, अब ऐसे नहीं है कि अपन 275 से 295 के बीच में होनी चाहिए। इनको आइसोटोनिक मानते हैं। इसमें जैसे डिवाइड करोगे तो कितनी आ गई, 154 आ गई, फिर इसकी 103 आ जाएगी, 3 से डिवाइड करेंगे तो, और शायद इसकी 77 आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए, इसके हाइपोटोनिक के। हाइपोटोनिक के क्या क्या होने वाले हैं, जैसे 3% NS हो गया, यह हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होने वाला है। और 3% NS की ओस्मोलरिटी कितनी होती है, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तो NS को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो शायद 924 हो गई। और इसके साथ में और एग्जांपल क्या होने वाले हैं, DNS हो गया और हाफ NS प्लस D5% डेक्सट्रोज। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होने वाले हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान देना। अब इसी के साथ में अपन थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जो आइसोटोनिक फ्लूइड था हाइपोटोनिक, थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो आइसोटोनिक का मतलब तो ये है कि जैसे मान लो ये कोई सेल है और ये सेल के इनर साइड का फ्लूइड है और ये उसके आउटर साइड का फ्लूइड है, तो इन दोनों की ओस्मोलरिटी इक्वल होगी। तो जितना अंदर जाएगा उतना ही बाहर निकल जाएगा, जितना अंदर जाएगा उतना ही बाहर निकल जाएगा। तो इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम रहेगी, इसका मतलब दोनों की ओस्मोलरिटी सेम रहेगी, इसीलिए ये आइसोटोनिक है। मतलब कि जो सेल की साइज़ है वो सेल साइज सेम ही रहने वाली है, ठीक है। अब जो हाइपोटोनिक है इसमें देखते हैं, ये सेल है, ये सेल के इनर साइड का जो फ्लूइड है वो है, ये आउटर साइड का फ्लूइड है। अब इसने बोला कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, जो सेल के आउटर साइड का सॉल्यूशन है
उसकी ओस्मोलरिटी अंदर वाले ओस्मोलरिटी से कम है, ठीक है। और अगर अंदर वाली ओस्मोलरिटी से कम है तो अंदर की साइड में जो सॉल्यूशन है उसकी ओस्मोलरिटी ज़्यादा है। और हमेशा ये होता है कि ओस्मोलरिटी जिसकी ज़्यादा होती है वहाँ फ्लूइड की एंटरिंग स्टार्ट हो जाती है, तो ये फ्लूइड अंदर की साइड जाने लग जाएगा। और अंदर की साइड जाएगा तो सेल क्या होगी, सेल स्वेलो हो जाएगी, ठीक है। सेल स्वेलो हो जाएगी और एक टाइम के बाद में ये ब्रस्ट हो जाएगी, फट जाएगी ये, ठीक है। तो इसका मतलब वाटर मूव्स इनटू द सेल वाया ओस्मोसिस, ओस्मोसिस के द्वारा, ओस्मोसिस के द्वारा वाटर अंदर की साइड में इंटर कर जाता है, ठीक है। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ये सेल है, ये सेल के इनर साइड का फ्लूइड है, ये आउटर साइड का फ्लूइड है, ठीक है। इसकी ओस्मोलरिटी ज़्यादा है, इसकी कम है। तो अभी मैंने बताया कि जो फ्लूइड है वो कम ओस्मोलरिटी से हायर ओस्मोलरिटी की साइड में जाना स्टार्ट कर देगा। तो ये किधर जाना स्टार्ट कर देगा, अंदर से बाहर की साइड में। और अंदर से बाहर की साइड जाएगा तो अंदर जो सॉल्यूशन है वो कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो सेल श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, ठीक है। सेल श्रिंक हो जाएगी, यानी वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल, श्रिंकेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी, तो आई होप आपको बहुत समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि ब्रेडन स्केल इज़ यूज्ड टू मेज़र, ब्रेडन स्केल क्या मेज़र करती है। चलो आंसर गेस करो आप कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। ब्रेडन स्केल यूज्ड टू मेज़र, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये करता है बेड शोर को मेज़र करता है, और इसमें रैंकिंग के हिसाब से होता है, ये स्कोरिंग के हिसाब से, ठीक है। तो इसकी जो मैक्सिमम स्कोरिंग है ब्रेडन स्केल की, मैक्सिमम स्कोर 23 होता है, ये याद रखना। इसी के साथ में एक क्वेश्चन और आता है कि इसके टोटल कंपोनेंट कितने होते हैं ब्रेडन स्केल के टोटल। तो इसके टोटल कंपोनेंट 6 होते हैं, ठीक है। अब वो 6 कौन कौन से होने वाले हैं। फर्स्ट, सेंसरी परसेप्शन, सेकंड है मॉइस्चर, थर्ड है एक्टिविटी, फोर्थ है मोबिलिटी, फिफ्थ है न्यूट्रिशन, और सिक्स्थ और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बेड शोर के लिए जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है फ्रिक्शन एंड शियर। ठीक है, इसी की वजह से सबसे ज़्यादा होता है ये, और मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ये। अब ये कंपोनेंट को कैसे अपन यूज़ करेंगे, तो जैसे कि सेंसरी परसेप्शन है, अगर किसी पेशेंट में कोई बेड रेडेड पेशेंट है और उसमें सेंसरी परसेप्शन नहीं है, जैसे पैर में कोई किसी भी न्यूरॉन की वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई और उसमें सेंसरी परसेप्शन नहीं है और वो पैर को मूवमेंट नहीं करवा रहा है, एक ही जगह पे रहेगा, तो उसके बेड शोर हो जाएगा। ठीक है, मॉइस्चर, अगर पेशेंट के डायपर वगैरह लगा हुआ है
या फिर उसने मोशन पास कर दिया या यूरिन पास कर दिया और किसी ने उस अटेंडर ने या किसी ने उसको देखा नहीं और कंटिन्यूस मॉइस्चर रहा, तो कंटिन्यूस मॉइस्चर की वजह से भी स्किन टियर होने लग जाएगी। एक्टिविटी, अगर पेशेंट को एक्टिविटी नहीं करवाएंगे तो उसकी वजह से भी बढ़ जाएगा। मोबिलिटी, पेशेंट को अपन मूव नहीं करवा रहे हैं, ठीक है, कभी व्हील चेयर पर करवा रहे हैं या फिर जैसे कभी पेशेंट को अपन फाउलर पोजीशन, सुपाइन पोजीशन से अपन फाउलर, सेमी फाउलर या हाई फाउलर पोजीशन में लेके आ रहे हैं, अगर वो चीज़ें नहीं करवाएं तो ये मोबिलिटी, अगर मोबिलिटी नहीं होगी तो बेड सर हो जाएगा। न्यूट्रिशन, अगर पेशेंट को हाई प्रोटीन डाइट नहीं देंगे तो उसकी वजह से हो जाएगा। फ्रिक्शन, अगर पेशेंट के फ्रिक्शन लग रहा है बार बार फ्रिक्शन अगर एक ही जगह से, तो वहाँ से वो स्किन इरिटेट हो जाएगी। स्किन इरिटेट होने के बाद में वो इरिटेट होकर और शेयर हो जाएगी, यानी टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट थे। अपन उसका ग्रेडिंग देख लेते हैं एक बार। ये कई बार पूछा जाता है कि जो इंटरप्रिटेशन है वो देख लो एक बार। लोअर द स्कोर ग्रेटेस्ट द रिस्क। अब इसका भी समझ में आ जाएगा कि जितना ज़्यादा स्कोर होगा उतनी ही रिस्क कम होगी, यानी स्कोर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिस्क। अगर मान लो किसी पेशेंट का स्कोर 22 है तो उसकी बेड सोर की रिस्क उतनी कम हो जाएगी। अगर किसी पेशेंट का रिस्क वो स्कोर मान लो 13 है तो उसकी बेड सोर की रिस्क बढ़ जाएगी। अब ये रिस्क स्कोर ये सिस्टम दे रखा है, ये अपने को याद रखना है। अगर किसी पेशेंट के 19 से 23 स्कोर आ रहा है तो वो नो रिस्क जोन में है। 15 से 18 आ रहा है तो वो माइल्ड रिस्क, अपन इसको प्रिवेंटिव मेजर यूज़ कर सकते हैं, मेजर यूज़ करके अपन बेड सोर होने से बचा सकते हैं। जैसे पेशेंट की हर 2 आवर्स में पोजीशन चेंज, मोबिलिटी, एक्टिविटी, टाइम पे अपन उसका मॉइस्चर को चेक कर सकते हैं। अगर उसका स्कोर 13 से 14 के बीच में है तो मॉडरेट रिस्क है, और 10 से 12 आ रहा है तो हाईएस्ट रिस्क है, और 9 और 9 से लेस आ रहा तो बहुत ज़्यादा रिस्क है, यहाँ तो 100% हो ही जाएगा। तो ये अपने को ग्रेडिंग सिस्टम भी ध्यान रखना है इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड, एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो आंसर गेस करो। तो आई होप आपने आंसर इसका गेस कर लिया होगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से निकलने वाले हैं। तो अपन थोड़ा सा एक ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे कि इसके ऑप्शन कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। तो अपन कुछ बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि जो अपने बॉडी में ग्लैंड्स होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है एक्सोक्राइन, एक होती है एंडोक्राइन। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है और एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है कि इनमें डक्ट प्रेजेंट होती है और इनमें डक्ट एब्सेंट होती है। अब इनका काम क्या है? अब जिनके पास डक्ट है तो ये क्या करते हैं, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो किसी भी अपने सीक्रेशन या हार्मोन को जो एक्शन साइट या कोई टारगेटेड साइट है वहाँ तक डक्ट की हेल्प से ही वहाँ तक पहुँचाती है। जैसे मान लो कि ये कोई ऑर्गन है और यहाँ से ये कोई ऑर्गन से जनरेट हो रहा है, तो एक डक्ट की वजह, डक्ट की सहायता से ही ये इस ऑर्गन तक पहुँचाएगी, ठीक है। इसलिए डक्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और इसका एग्जांपल क्या है? स्वेट ग्लैंड और लीवर, ठीक है। डक्टलेस ग्लैंड, ये
जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो डक्टलेस होती हैं। तो ये जो अपना सीक्रेशन जो हार्मोन होते हैं या जो भी सीक्रेशन होते हैं उनको डायरेक्ट पुट इनटू द ब्लड। और जो टारगेटेड साइट होती है उसको ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से ही उसको वहाँ तक पहुँचाया जाता है। तो ट्रांसफर टू द टारगेट साइट बाय द ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, तो अपनी जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो सारी डक्टलेस होती हैं। चलिए अपन कुछ और देखते हैं अब नया। अब एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड बात कर रहे हैं और हाइपोथैलेमस की बात ना करें ये हो नहीं सकता। तो हाइपोथैलेमस, इसको अपन मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। गुरुजी का भी गुरुजी, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, यह हाइपोथैलेमस दो प्रकार के हार्मोन रिलीज करता है, 2 टाइप्स। फर्स्ट रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी। तो ये चीज़ें अपन रिलीजिंग हार्मोन 6 होते हैं इसके और इनहिबिटरी हार्मोन 2 होते हैं। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं पिट्यूटरी हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड से निकले वाले हार्मोन पिट्यूटरी हार्मोन, तो इसको बोलते हैं अपन मास्टर ग्लैंड। और इसका दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस सेरेब्राई। हाइपोफाइसिस सेरेब्राई भी बोलते हैं इसको। ये ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये क्रेनियल कैविटी में प्रेजेंट होती है। और क्रेनियल कैविटी में भी कहाँ पे? जो सेला टर्सी का है, स्पिनोइड बोन में एक गड्ढा होता है, फोसा होता है, उसको सेला टर्सी का बोलते हैं, टर्सी का, सेला टर्सी का। तो ये उसमें फिट रहती है। ठीक है, तो प्रेजेंट इन सेला टर्सी का यानी हाइपोफाइशियल फोसा। हाइपोफाइशियल फोसा बोलते हैं उसको, जो गड्ढा होता है ऑफ द स्फिनोइड बोन। ठीक है, और ये कैसी होती है? ये मटर के दाने के जैसी होती है, पी शेप होती है। ठीक है, पी शेप होती है ये। अब थोड़ा सा इसका डायग्राम वगैरह बना के देख लेते हैं अपन। ये है हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस से निकल रही है ये पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड फिट होती है किसमें? सेला टर्सिका में, जो कि स्पिनोइड बोन का एक फोसा होता है। ये है स्पिनोइड बोन, स्पिनोइड बोन। और ये है सेला टर्सिका। ठीक है, सेला टर्सिका फोसा। और ये जो ये है
पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड भी दो होती है, दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। तो ये जो है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं इसको, पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसी को बोलते हैं अपन एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस। और जो ये है पीछे वाली, उसको बोलते हैं अपन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको अपन बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। अब इनसे निकलेंगे हार्मोन, कि कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। जो अपना क्वेश्चन था कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो वही देख लेते हैं अपन। तो थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं इसको। तो इससे कौन से निकलने वाले हैं और इससे कौन से निकलने वाले हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन निकलते हैं, जो कि हाइपोथैलेमस से बन के डायरेक्ट आते हैं इसमें। टू हार्मोन्स रिलीज। जो फर्स्ट है वो तो है एडीएच, और जो सेकंड है वो है ऑक्सीटोसिन, जिसको अपन लव हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो एडीएच है इसी को अपन बोलते हैं वेसोप्रेसिन, ठीक। अब अपन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के देख लेते हैं हार्मोन। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, जैसे कि जीएच यानी ग्रोथ हार्मोन, फिर प्रोलैक्टिन मिल्क सिंथेसिस में काम में आता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH का मतलब है एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक थायराइड हार्मोन। फिर आता है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक आता है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एक आता है MSH मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये इतने सारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हैं, और ये दो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हैं, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन के बारे में देख लेते हैं कि ये जो वेसोप्रेसिन है ये क्या काम करता है। तो ये काम करता है वाटर रेगुलेशन, वाटर रेगुलेटिंग हार्मोन है जो अपनी बॉडी में वाटर का रेगुलेशन करता है ये, ठीक है। वाटर रेगुलेटिंग हार्मोन इन द बॉडी, ठीक है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, इसके दो तीन और भी नाम हैं, वो देख लेते हैं मैंने एक बार, कि ऑल्सो नोन एज, ठीक है। इसको बोलते हैं एक तो गैलेक्टोकाइनेसिस, मिल्क सिंथेसिस में, और एक इसको लव हार्मोन भी बोलते हैं, जो कि मैंने यहाँ बता दिया। अब इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन तो ये है लेट डाउन रिफ्लेक्स के लिए बहुत जिम्मेदार है, और ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि लेट डाउन रिफ्लेक्स के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है। तो ये भैया ऑक्सीटोसिन है। तो रेस्पॉन्सिबल फॉर लेट डाउन रिफ्लेक्स, इन सब के बारे में अपन एंडोक्राइन पढ़ेंगे, उस टाइम पे बात करेंगे। इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं कि विच हार्मोन सीक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, LH एंटीरियर से, FSH एंटीरियर से, ADH यस ये पोस्टीरियर से, एंड ऑक्सीटोसिन ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर से। तो इसका ADH ऑप्शन सही होने वाला है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक जूस एक्सेप्ट, चलो आंसर गेस करो। तो आई होप आपने इसका आंसर गेस कर लिया होगा। अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, तो गैस्ट्रिक जूस का क्या काम करता है? हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, गैस्ट्रिक जूस बिल्कुल डाइजेशन में काम करता है, बहुत हेल्प करता है और इसी की वजह से डाइजेशन होता है। टू म्यूकस प्रोडक्शन, ये भी बिल्कुल ये भी करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये भी करता है। एक्टिवेशन ऑफ सैलारी ग्लैंड, ये भैया ये कब से करने लग गया? गैस्ट्रिक जूस कब से सैलारी ग्लैंड को एक्टिवेट करने लग गया? तो ये इसका आंसर ये वाला सही होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। ये एक्टिवेशन ऑफ सैलारी ग्लैंड ये नहीं करता, ठीक है। इसी के साथ में और गैस्ट्रिक जूस क्या क्या काम करता है वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, इसके अलावा एसिड प्रोडक्शन, इसके अलावा म्यूकस सीक्रेशन जो कि बता दिया, और लिमिटेड एब्जॉर्प्शन करता है, ऐसी बात नहीं है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है लेकिन लिमिटेड। लेकिन ये ऑप्शन तो कतई नहीं होगा कि एक्टिवेशन ऑफ सैलारी ग्लैंड, ठीक है। तो आई होप आपका ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन का आंसर सही गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। सक्शन शुड बी नॉट मोर देन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब ट्रेकेस्टमी और ईटी ट्यूब वगैरह ये पढ़ेंगे तो उस टाइम पे इसको बहुत अच्छे से बताया जाएगा, लेकिन अभी बता देता हूँ फिलहाल। चलो आंसर गेस करो, इसका क्या आंसर होने वाला है। तो आई होप आपने इसका आंसर गेस कर लिया होगा। 5 to 10 सेकेंड, 30 to 35 सेकेंड, 20 to 25 सेकेंड, 10 to 15 सेकेंड। तो 5 to 10 सेकेंड, 10 सेकेंड तो ठीक आंसर है, लेकिन 5 इतना कम सक्शन नहीं करेंगे क्योंकि सीक्रेशन फिर पूरे एक्सीट आउट नहीं होंगे। 30 to 35 सेकेंड, ये तो भाई बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन हो गई, और लॉन्ग ड्यूरेशन की वजह से पेशेंट हाइपोक्सिया में जा सकता है, और हाइपोक्सिया में चला गया तो डेथ हो सकती है पेशेंट की, ठीक है। तो इतने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं करना। 20 to 25 सेकेंड नहीं, ये भी सेम चीज़ हो गई, क्योंकि अपन सक्शन करते हैं तो सक्शन करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, लॉन्गर सक्शन क्या करता है, ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया करता है, और ब्रेडिकार्डिया की वजह से हाइपोक्सिया हो जाता है, और हाइपोक्सिया की वजह से डेथ हो सकती है। तो इसका एक्चुअल आंसर है वो है 10 to 15 सेकेंड। अब 10 to 15 सेकेंड में भी इसमें मैं ये बताने वाला हूँ कि 10 सेकेंड तो किसके सक्शन में काम में आएगा, एंड 15 सेकेंड किसके काम में आएगा, किसका सक्शन करेंगे। तो आपको पता है ईटी ट्यूब होती है एक तो एंडोट्रेकियल, और एक होती है टीटी ट्यूब यानी ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब। एंडोट्रेकियल ट्यूब को तो अपन ओरल के थ्रू अपन ट्रेकियल ट्यूब में डालते हैं, ट्रेकिया में। और ट्रेक्योस्टोमी में क्या करते हैं, अपन ट्रेकिया को कट करते हैं, तो कट करते हैं तो इसका पासेज छोटा होता है, और एंडोट्रेकियल ट्यूब का पासेज लॉन्ग पासेज, ठीक है, शॉर्ट पासेज। अब बता देता हूँ 10 सेकेंड किसके काम में लेंगे। ये 10 सेकेंड अपन काम में लेने वाले हैं ईटी ट्यूब के सक्शन के लिए। ईटी ट्यूब के सक्शन के लिए क्यों, क्योंकि इसका लॉन्ग पासेज है, और लॉन्ग पासेज की वजह से हाइपोक्सिया हो सकता है। और ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब भी इसका शॉर्ट पासेज है, शॉर्ट पासेज के लिए अपन 15 सेकेंड, लेकिन अपन को नॉर्मल रेंज अपने को 10 to 15 सेकेंड देनी है। क्वेश्चन में आए
स्पेसिफिक पूछ ले तो 10 सेकंड ईटी ट्यूब के लिए और 15 सेकंड ट्रैकेस्टोमी ट्यूब के लिए। तो आई होप आपका ये आंसर भी सही गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन एसजीपीजीआई में आया हुआ है और यही क्वेश्चन पीजीआई संगरूर 2023 के एग्ज़ाम में आया था, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन। और यही क्वेश्चन एक एम्स, पहले इंडिविजुअल एम्स की एग्ज़ाम होती थी, तो एम्स न्यू दिल्ली की एग्ज़ाम थी 2015 में, तब क्वेश्चन आया था ये। तो हाउ टू मेजर लेंथ ऑफ एनजी ट्यूब। तो चलो इसका आंसर गेस करो एक बार, क्या आंसर होने वाला है, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आपने इसका आंसर गेस कर लिया होगा। तो अपन एक ट्रिक के साथ में इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो ट्रिक है इसकी NEX, नेक्स, और इस नेक्स से स्टार्ट हो जाएगा अपना आंसर। तो नेक्स्ट से क्या आता है, नोज, ईयर लोब, ई से आता है ईयर लोब, और ईयर लोब से आता है, एक्स से आता है जीफोइड प्रोसेस। अभी एनजी ट्यूब की लेंथ पूछ रहा है, तो नोज से ईयर तक, ईयर से जीफोइड प्रोसेस तक होता है। जैसे मान लो ये कोई पेशेंट है, ये इसका कान है यहाँ पे, ये इसका नाक है। भाई देख, ये तो बनाया नहीं जाएगा मेरे से ज़्यादा, तो ये इसका नाक, कान है, इसका नाक है। तो नोज से ईयर तक, और ईयर से जैसे ये है, ये जीफोइड प्रोसेस यहाँ तक आ गया ना नीचे तक, तो यहाँ तक, मतलब नोज से स्टार्ट करेंगे, नोज से ईयर तक, ईयर से जीफोइड प्रोसेस तक, ये टोटल लेंथ रहने वाली है इसकी, ठीक है। तो कहाँ है अपना, देखो, नोज, नोज टू ईयर लोब, ईयर लोब देन जीफोइड प्रोसेस, स्टर्नम या जीफोइड स्टर्नम, ठीक है। तो यही इसका ऑप्शन सी अब करेक्ट आंसर होने वाला है। शायद आपका भी ये सही गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। वो इज़ द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये 2023 का क्वेश्चन था भाई, पहले बता देता हूँ। तो 2023 के हिसाब से आंसर देना है, ना कि आज के प्रेजेंट के हिसाब से। प्रेजेंट के हिसाब से मैं बताऊँगा आपको कि कौन सा आंसर होने वाला है इसमें। तो इसका आंसर गेस करो आप, ठीक है। तो आई होप आपने आंसर गेस कर लिया होगा। तो मैं 2023 के हिसाब से बता देता हूँ। तो 2023 के हिसाब से थे डॉक्टर मनसुख मांडविया, ठीक है, ये थे। और अपन अब प्रेजेंट 2026 के हिसाब से देख लेते हैं कि प्रेजेंट टाइम में यूनियन मिनिस्टर, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर कौन है। तो वो है श्री जगत प्रकाश नड्डा, JP नड्डा, ठीक है। ये हैं इस प्रेजेंट टाइम में। 2023 के हिसाब से ये थे और 2026 के हिसाब से ये थे। अब थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि ये अगर उस टाइम पे थे, अभी नहीं है, तो अभी प्रेजेंट टाइम में कौन क्या है। ये डॉक्टर मनसुख मांडविया जी हैं, वो क्या हैं। तो ये प्रेजेंट टाइम में मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं। ये मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, एक आता है नीति आयोग। नीति आयोग, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि इसकी नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था,
2015 में। और किसके रिप्लेस में? जो अपने 5 ईयर प्लान थे ना, पंचवर्षीय योजनाएं, उसी को रिप्लेस करके ये नीति आयोग लागू किया गया था। ठीक है। और इसका जो नीति आयोग का प्रेसिडेंट कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है प्रधानमंत्री, उन्हीं के कंट्रोल में होता है सब कुछ। ठीक है। अब एक क्वेश्चन अभी रिसेंट में चेंज हुआ है कि जो एम्स न्यू दिल्ली है, पहले तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, जैसे हर एम्स के डायरेक्टर के क्वेश्चन आते थे ये, लेकिन अभी सिनेरियो चेंज हो गया। तो एम्स न्यू दिल्ली है, उसके जो करंट में डायरेक्टर हैं वो चेंज हो गए। अभी पहले डॉक्टर एम श्रीनिवास थे, लेकिन अभी चेंज हो गए और ये अभी प्रेजेंट टाइम में है डॉक्टर निखिल टंडन। अब बात आती है कि पहले डॉक्टर एम श्रीनिवास थे, तो अभी क्या है वो? जैसे डॉक्टर एम श्रीनिवास, तो ये प्रेजेंट टाइम में इनको फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग बना दिया गया है। नीति आयोग का फुल टाइम मेंबर बना दिया गया है। फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग। तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया चीज़ों को और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब लास्ट में आपको ये करना है कि मैंने वैसे क्वेश्चन 16 हुए हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन रिपीट हो गया था, 15, 16। ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जो 16 क्वेश्चन है, उस 16 क्वेश्चन में से आपके कितने राइट हुए हैं और आपको क्लास कैसी लगी है। तो ये दोनों चीज़ों को कमेंट करोगे। फर्स्ट तो कि इतने में से इतने क्वेश्चन सही हुए हैं, और सेकंड क्लास कैसी लगी। और साथ में मैं आपके लिए बहुत अच्छे लेके आ रहा हूँ क्लासें। और अब जो नेक्स्ट टाइम में है, मैं ये प्रीवियस ईयर की क्लासें तो रहेंगी, साथ में ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की क्लासें हैं वो भी स्टार्ट करने वाला हूँ। सिंगल एरर क्वेश्चन भी जैसे बहुत बार पूछे जाते हैं, जो SGPGI है, KGME है, इन सब में तो ये से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे RML है। तो इनके लिए भी मैं छोटी छोटी वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ। तो आपको कमेंट करने हैं और साथ में ही आपको मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब करना है और साथ दोस्तों को साथ में शेयर भी करना है। और कमेंट करके ज़रूर बताना भाई कि क्लास कैसे लगी है। मैं भी बहुत एफर्ट डाल रहा हूँ आप सबके लिए, तो आपका एक इतना सा फ़र्ज़ तो बनता है कि एक कमेंट करें और मेरे को अप्रिशिएट करें कि कैसी लगी। जो भी है, जैसी भी लगी आपको वैसा ही कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है। तो लास्ट में जाते जाते आप सबके लिए एक मोटिवेशनल बात की, किसी की सलाह से रास्ते ज़रूर मिलते हैं, किसी की सलाह से रास्ते ज़रूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। तो आप जितनी मेहनत करोगे, जितना हार्ड वर्क करोगे, जितनी कंसिस्टेंसी रखोगे, उतना ही आपका रिज़ल्ट बेटर आने वाला है और आपकी लाइफ भी चेंज हो जाएगी। उस टाइम के बाद में जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा और उस रिज़ल्ट की PDF में आपका नाम होगा, उसी दिन से आप भी एक नर्सिंग ऑफिसर का टैग लग जाएगा आपके। तो तब तक के लिए आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करनी है और मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन करना है, खुद भी विश्वास रखना है। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट, कीप डूइंग। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।